ऐसे ही हम आए कि जब दो नॉन मेटल को पकड़ के आपस में ओवरलैपिंग करा दिया तो बनने वाले बॉन्ड का नाम था कोवेलेंट बॉन्ड। और उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक नॉन मेटल से दूसरे नॉन मेटल के जो न्यूक्लियस की दूरी थी, च्यवनप्राश खा के पैदा होने वाला साइंटिस्ट जिसने एक ट्राइड रूल बनाया, ट्राइड रूल में उसने तीन एलिमेंट का सेट लिया, एक्स वाई जेड। तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे जैसे जैसे चीजों को आगे लेके चले थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, और इन्होंने कहा था एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के इस खूबसूरत चैनल पे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पीरियोडिक टेबल। वो पीरियोडिक टेबल जो कि हमारे अभी तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट का पूरा ब्यौरा है। हमारे सिलेबस में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं? तो आंसर है 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, जिन्हें 7 पीरियड, 18 ग्रुप और 4 ब्लॉक के अंदर रखा गया। उन 4 ब्लॉक का नाम है SPDF। विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल मेंबर्स ऑफ S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक आर एक्सक्लूसिवली मेटल। जबकि P ब्लॉक के अंदर जब हम बात करते हैं तो मेटल भी पाया जाता है, नॉन मेटल भी पाया जाता है, मेटलॉइड भी पाए जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलिमेंट से। एलिमेंट का सबसे सूक्ष्म हिस्सा यानी सबसे छोटा हिस्सा जिसे हम एटम कहते हैं। जब इस एटम के अंदर हमने एंट्री की तो हमें यह पता चला ये पूरा भवसागर से कम नहीं है। इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन से 16 गुना ज्यादा होता है, इसलिए वो सेंटर में रहना पसंद करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन लहराते हुए बाउंड्री में पाया जाता है। सच कहें तो इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए हमने क्वांटम नंबर तक की खोज कर डाली। क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में से अगर मैं बात करूं तो इनमें से 3 क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की गई है: प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जिसके बारे में हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं पता लगाया है। इलेक्ट्रॉन के पास 2 नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। बस यही कुछ कहानियां थी। इन्हीं कहानियों को लेके सबसे पहले साइंटिस्ट, सबसे पहले सिरफिरे इंसान लेवोजियर, उनका मानना यह था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल और नॉन मेटल का समूह है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा उनके अनुसार मेटल था वो, और जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा वो नॉन मेटल था। दिक्कत ये थी कि उन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल और नॉन मेटल 2 ही चीजों से मिलकर बना है, जबकि ये बात 100% करेक्ट नहीं थी, क्योंकि जैसे ही डिस्कवरी हुई मेटलॉइड, यानी वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इनके मॉडल को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना पड़ा। अगले जो साइंटिस्ट आए वो आए प्राउड। प्राउड का कहना था कि जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब हाइड्रोजन के बने हुए हैं, और चूंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, अगर मैं बात करूं 1 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? 2। और ट्रिटियम का मास कितना होता है? 3। यानी कि अगर सब हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं, यानी मास तो कभी भी किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। जैसे ही डिस्कवरी हुई क्लोरीन की 35.5, लोगों ने उनके सर पे जाके ये सवाल करना शुरू किया, कहना क्या चाहते हो? 35.5 यानी 35.5 हाइड्रोजन से मिलकर क्लोरीन बना है। बोलती बंद हो चुकी थी प्राउड की। उन्हें भी पता चल चुका था कि वो केवल और केवल सस्ती बातें कर रहे थे जो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली थी। थोड़े टाइम बाद और डिस्कवरी हुई स्ट्रोंशियम की 87.6, जिसका एटॉमिक मास आया, और इनके मॉडल को हमें क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। और टेक्निकली अगर हम सोच के देखें तो हाइड्रोजन से सारे एलिमेंट बने हुए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। अगले जो साइंटिस्ट आए वो आए डॉबर्नियर। च्यवनप्राश खा के पैदा होने वाला साइंटिस्ट जिसने एक ट्राइड रूल बनाया। ट्राइड रूल में उसने 3 एलिमेंट का सेट लिया, एक्स, वाई, जेड। उसने कहा एक्स का एटॉमिक मास उठाओ, जेड का एटॉमिक मास उठाओ, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। जो एवरेज एटॉमिक मास इनका आ रहा है वो नियरली इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ वाई के। ये बात काफी हद तक सही भी थी, लेकिन डी और एफ ब्लॉक जैसे ब्लॉक के अंदर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। ग्रुप के अंदर तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही हम अलोंग द पीरियड गए ये बात कहीं अप्लाई ही नहीं हो रही थी, कहीं दिख ही नहीं रहा था हमें। मॉडल हमें क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड। अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। नई सरजमी पे नया आदमी, सारे गामा पाधानी सा। जैसे अगर हम सा को देखें तो पहले के रेस्पेक्ट में 8वें नंबर पे आ रहा है। अगेन रे को देखोगे तो रे वापस रिपीट होगा 8वें नंबर पे जाके।
इस टाइम तक मैं आपको बता दूं नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। इन्होंने ऐसे ही एलिमेंट उठाए, लिथियम, देन बेरिलियम, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन आना था, लेकिन इनर्ट गैस की तो डिस्कवरी ही नहीं हुई है। यानी उसके नीचे कौन आ गया? सोडियम। यानी लिथियम के रेस्पेक्ट में सोडियम 8वां एलिमेंट बन रहा था, ऐसे ही सोडियम के रेस्पेक्ट में पोटेशियम 8वां एलिमेंट बन रहा था। और सच कहूं तो ग्रुप नंबर 1 में लीना की रफ से फरियाद यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ही तो पाए जाते हैं। ये पोटेशियम तक तो मॉडल सही चला, उसके बाद कैल्शियम आया और कैल्शियम के बाद हमें पता है 3D इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। 3D इलेक्ट्रॉन्स लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 एटॉमिक नंबर भी आगे बढ़ गए। तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे जैसे जैसे चीजों को आगे लेके चले थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, और इन्होंने कहा था एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ना वो थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड में हम जैसे ही गए, अब वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो सिमिलरिटी शो करने वाला एलिमेंट था वो 18th वाला बन गया। क्यों? क्योंकि बीच में 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गए। जब 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो ये मॉडल कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि थर्ड पीरियड तक कुछ और बात चल रही है, फोर्थ पीरियड से कुछ और बात चल रही है, 6th पीरियड में जाने के बाद कोई और बात हो रही है। मॉडल को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना पड़ा। अगले जो साइंटिस्ट आए वो आए लूथर मेयर। अरे अच्छा, एक चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, लूथर मेयर और मेंडलीफ दोनों पैरेलल काम कर रहे थे। लूथर मेयर और मेंडलीफ का जो काम चल रहा था वो बड़ा पैरेलल चल रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, लूथर मेयर चूंकि थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच के इंसान थे, उन्होंने ग्राफ से समझाना चाहा चीजों को। उनके ग्राफ का सिंपल मतलब क्या था? उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया, जिसमें उन्होंने कहा क्या कि अगर मान लीजिए एक ग्राफ है, इस ग्राफ के पीक वाले पॉइंट को, इस पीक पॉइंट पे जो पाया जाएगा वो अल्कली मेटल यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाया जाएगा। वहीं जो बॉटम था, उस बॉटम के ऊपर उनका कहना यह था मेटेलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाएंगे। एक असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व था, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे उनका कहना यह था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी हैलोजन पाए जाएंगे। और वही डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व जो था उस पे पाया जाएगा अल्कालाइन अर्थ मेटल यानी कि जो थोड़ा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये बात सही थी कहीं ना कहीं, लेकिन पहला तो अप्रोच मैथमेटिकल था और दूसरा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था पढ़ पाना। और इनकी स्टडी, इनकी जो रिसर्च वर्क थे वो बीच में ही रुक गई। बात करें जो अगले साइंटिस्ट मेंडलीव, जो पैरेलल काम कर रहे थे, उनका थोड़ा तरीका बड़ा सिंपल था। पहली चीज तो वो स्टेटमेंट क्या था जो मेंडलीव ने दिया था? मेंडलीव के अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी कि इनका पूरा मॉडल एटॉमिक वेट पे निर्भर था। और सच कहूं तो ये एटॉमिक वेट वो शब्द है जो इनको लेके पूरी तरीके से डूब जाएगा। एटॉमिक वेट पे इनका पूरा मॉडल बेस तो था, और उस टाइम तक लगभग 63 एलिमेंट, हिंदी में बोलूं तो 63 एलिमेंट की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। इन्होंने बकायदा ग्रुप भी बना लिए थे, 8 ग्रुप बनाए थे प्लस एक जीरो ग्रुप जिसमें इन्होंने नोबल गैस को रखा था। तो कई दफा सवाल में यह भी आ जाता है कि जीरो ग्रुप आखिर किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है? तो वो मेंडलीव क्लासिफिकेशन था। जो 8 ग्रुप थे उसमें 1 से लेके 7 तक को इन्होंने फर्दर सब ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया था, और जो 8वां ग्रुप था उसको सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। उसमें 3 रो ऑफ एलिमेंट आ रहे थे जिसमें टोटल 9 एलिमेंट थे। पहले रो में 3 एलिमेंट, दूसरे रो में 3 एलिमेंट, तीसरे रो में 3 एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट थे। लेकिन 1 to 7 की अगर हम बात करें तो 1 to 7 सब ग्रुप्स में डिवाइड थे। अब कैसे डिवाइड थे उस बातों को मैं समझाता हूं। जो एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें हलीना की रब से फरियाद। हालांकि हाइड्रोजन अब एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं रहा, यह बात एनसीईआरटी ने भी मान लिया है। अब उसे सेंटर में उठा के रख दिया गया है करंट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो सबसे पहले लीना की रब से फरियाद जिसे अल्कली मेटल कहा जाता है, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी जिसे अल्कालाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। वहीं अगर पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 यानी कि बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप नंबर 14 काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी, ग्रुप नंबर 15 यानी अगर हम बात करें तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ, ग्रुप नंबर 16 मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप नंबर 17 यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। ये जो अगर आपको दिख रहे हैं
ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इसको कहा गया फर्स्ट है, सेकेंड है। ग्रुप नंबर 13 को कहा गया थर्ड है, ग्रुप नंबर 14 को फोर्थ है, ग्रुप नंबर 15 को कहा गया फिफ्थ है, ग्रुप नंबर 16 को सिक्स्थ है, और ग्रुप नंबर 17 को कहा गया सेवेंथ है। ऐसे ही बी सब ग्रुप में बांटा गया डी ब्लॉक को। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, कुछ जाने, कुछ जाने, यानी 9th और 10th ग्रुप। कुछ आगे आओ, क्वाइनेस मेटल भी जिसे कहा जाता है। और जिन्नी कनाडा गई होगी या जिंदगी कबाड़ा हो गई, यानी ग्रुप नंबर अगर मैं बात करूं 12, मतलब 11 और जो 12 थे उनको कहा गया फर्स्ट बी सेकंड बी। वहीं सेकंड ईयर लाएंगे एसी, यानी थर्ड ग्रुप जो था इधर से सेकंड ईयर लाएंगे जो एसी, तो उसके अंदर उसे कहा गया थर्ड बी। टी जरा हाफ को कहा गया फोर्थ बी। वो निभाता तो बात ही क्या होती, फिफ्थ बी। अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो करोड़ मोल वाला सिक्स्थ बी। फिर रूठा ओसामा सेवंथ बी। अगले जो 3 सेट ऑफ एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, या 3 रो जो आपको दिख रही है ना, उसको 8th ग्रुप में रखा गया। और 8th वो ग्रुप था जिसको सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। नो डाउट स्टडी ऑफ एलिमेंट को बड़ा आसान बनाया था मेंडलीव साहब ने। नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी कर दी इन्होंने। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो डिस्कवर्ड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम पहला एलिमेंट, उसकी जगह इक्का बोरॉन लिख के इन्होंने छोड़ दिया, इक्का बोरॉन लिख के इन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टेक्नीशियम डिस्कवर नहीं था, इक्का मैग्नीज इन्होंने लिख के छोड़ दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गैलियम उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, इक्का अल्युमिनियम लिख के इन्होंने छोड़ दिया। जर्मेनियम उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, इक्का सिलिकॉन लिख के वहां छोड़ दिया। इक्का बोले तो प्रॉपर्टीज लाइक, इक्का वर्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टीज लाइक, है ना। ये कुछ उनकी अच्छी बातें थी, लेकिन उनकी अब जो दिक्कत वाली बातें थी वो क्या थी, उनकी जो समस्याएं बनी वो क्या थी। पहली चीज, इन्होंने अपना मॉडल पूरी तरीके से एटॉमिक मास पे दे रखा था। चूंकि इनका मॉडल एटॉमिक मास पे था, यानी कि हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, और आइसोटोप तो वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक वेट अलग होता है। यानी उस तर्ज पे अगर मैं बात करूं तो यानी मुझे पीरियोडिक टेबल के अंदर 3-3 हाइड्रोजन नजर आना चाहिए, 2-2 ऑक्सीजन नजर आने चाहिए, और एटलीस्ट 2 कार्बन नजर आना चाहिए। और सच कहूं तो हर एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, तो मुझे कम से कम वो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी चौड़ी दिखनी चाहिए थी। यानी कि सच ये था कि कहीं ना कहीं वो एटॉमिक मास अब उन्हें लेके खत्म किए जा रहा था। इनका मॉडल कुछ ऐसा था कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था और वो पीरियोडिक टेबल में पहले आ रहे थे। ये तो बड़ी चिंता का विषय बन गया। अब जैसे कि मैं बात करूं वो एलिमेंट के बारे में, तो एआर और पोटेशियम की हम बात कर सकते हैं। आमिर खान ठरकी इंसान, यानी टेरिलियम और इंडियम की बात कर सकते हैं। आमिर खान ठरकी इंसान ठंडा पानी, यानी थैलियम की अगर हम बात करें, ठीक है, ठंडा पानी कोक नहीं मिलेगी, कोक नहीं मिलेगी तो बोले तो कोबाल्ट और निकल। अगर आप जाके इस सेट ऑफ एलिमेंट को देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, तो आपको ये नजर आएगा कि इनका एटॉमिक वेट जो इनके बाद वाले एलिमेंट है उनका कम है और इनका खुद का ज्यादा है। और खुद का ज्यादा है तो इनका अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अगर मॉडल है तो ये तो बाद में आने चाहिए, लेकिन आ तो रहे हैं पहले। कहीं ना कहीं मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। नो डाउट इन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट को इन्होंने करेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल यू बेईमान इंसान और पिटोगे, यू बोले तो यूरेनियम, बी बोले तो पेरिलियम, इंसान यानी कि आयन बोले तो इंडियम, एयू बोले तो गोल्ड और पीटी बोले तो प्लेटिनम। लेकिन इनका साथ में एक समस्या और थी, वो गोल्ड वो प्लेटिनम जो नोबल मेटल माने जाते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, इसी कारण तो वो इतने एक्सपेंसिव हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में आपने रख दिया। मतलब सेम एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में आप रख रहे हो। लॉजिक क्या है इसका? और जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट कैटेगरी के एलिमेंट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अल्कली मेटल जिसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहा जाता है, वहीं क्वाइनेस मेटल जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, अल्कली मेटल जो कि एस ब्लॉक का हिस्सा है, क्वाइनेस मेटल जो कि डी ब्लॉक का हिस्सा है, आपने उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। फॉर एग्जांपल एक को फर्स्ट ए में रखा, दूसरे को फर्स्ट बी में रख दिया। ये कुछ कमियां थी उनकी, ये कमियां लेटर ऑन उन्हें पता भी थी, और फिर जन्म होता है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, यानी हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने, सच कहूं तो मौज ले गया वो,
उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर दिया, बस सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो गई। वो जो हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब तो एक झटके में खत्म हो चुकी है। अगर मैं सच कहूं तो हेनरी मोजले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज मोजले इक्वेशन। मोजले इक्वेशन बोले तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस सिग्मा। व्हाट इज दिस z माइनस सिग्मा? थोड़े समय बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर उसके बारे में भी सुनेंगे, जानेंगे। उससे पहले जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है दैट वाज बेसिकली गिवन बाय बोर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर। इसमें आखिर किसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये समझ लेते हैं। बोर्स और बरी, रैंग और वर्नर ने मिलकर ये क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें बोर्स और बरी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला कंसेप्ट यूज हुआ। रैंग और वर्नर का मॉडल माना गया। रैंग और वर्नर ने मॉडल प्रेजेंट किया था और वहां से बन गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर अगर हम कहें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म हो चुका था। अब इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चाएं शुरू होनी थी। अगर हम बात करें, एक एटम सच कहा जाए तो पल रहा था, बढ़ रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था। कुछ समय बाद उसके इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन आने महसूस हो चुके थे और आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन महसूस हो चुके थे। इलेक्ट्रॉन भी बड़े हो रहे थे समय के अनुसार। थोड़े समय बाद दोनों इलेक्ट्रॉन को यह पता चल गया कि वो दोनों सेम नेचर के हैं, और यानी उनका सेंटर यानी उनका न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही यह पता चला कि बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आना चाहता है, उसे इस बात से बड़ी खलबली मच गई। दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे और फाइनली उसने रिपल्शन लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ साहब, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ही बात कर रहा हूं, जेड इफेक्टिव। वो जो न्यूक्लियस था वो लगाने के लिए 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा के अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को भी और बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा था। लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कभी चाहता ही नहीं था कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाए। वो खुद ही न्यूक्लियस के करीब बना रहना चाहता था। इस चक्कर में वो 2 न्यूटन का रिपल्शन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगाया करता था। सच कहूं तो न्यूक्लियस तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था दोनों पे, लेकिन बाहर वाले पे एग्जैक्टली लग कितना रहा था? तो 5 - 2 3 न्यूटन। और ये जो 3 न्यूटन था, दिस वॉज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो जो 5 न्यूटन था दैट वॉज वो योर बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज। जन्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ और नहीं होता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना नेट अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस एग्जैक्टली कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के उसे खींचना चाहता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या था? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। वो जो उस पर रिपल्शन, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहा था, उसको हमने कहा सिग्मा। शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इस सिग्मा की कुछ वैल्यू निर्धारित की गई, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन जो था, अगर वो मान लीजिए S या P सब शेल में है तो उसके लिए अलग वैल्यू निर्धारित की गई, और अगर वो D और F सब शेल में है तो अलग वैल्यू निर्धारित की गई। क्यों? चूंकि न्यूक्लियस के करीब अगर हम देखें तो S और P ज्यादा थे और D और F थोड़े दूर थे, तो S और P के जो इलेक्ट्रॉन थे वो शील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, और जो D और F के इलेक्ट्रॉन थे वो पुअर शील्डिंग कर रहे थे। यानी S और P के केस में सिग्मा अच्छा था और D और F के केस में सिग्मा पुअर था। इसी चक्कर में जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लैटर्स ने हमें वो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके दी। उन्होंने कहा कि लेट सपोज अगर ये जो इलेक्ट्रॉन S और P सब शेल में है तो nth शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग 0.35 से सिग्मा लगाएंगे। n-1 यानी इनर शेल वाले जो रहेंगे 0.85 से लगाएंगे। n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन वाले 1 से सिग्मा लगाएंगे। अगर हम बात करें कि D और F सब शेल में अगर वही इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उनका कहना यह था
कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में पाए जाने वाले उसके सब शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 से सिग्मा लगाएंगे, बाकी जितने हैं वो सब कितने से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। बस इसी तर्ज पे कैलकुलेशन आगे बढ़ी और हमने Z इफेक्टिव के बारे में जाना। जब थोड़े और बड़े हुए, थोड़ी और कहानियां आगे चली, तो हम रेडियस की तरफ बढ़े। हमने कहा कि हम एटम का रेडियस जानने की कोशिश करते हैं। रेडियस बोले तो न्यूक्लियस से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास तो 2 नेचर थे, एक वेव नेचर था और एक पार्टिकल नेचर था। चूंकि वेव नेचर था तो वेव नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो था वो लहराते हुए वेव की फॉर्म में घूम रहा था, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस हर पॉइंट पे अलग अलग वेरी कर रहा था। अच्छा, एटम को आइसोलेट करना तो इतना आसान बात था नहीं। दैट इज वाई क्या हुआ, एक तो एटम को आइसोलेट करना आसान था नहीं, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से उसकी कोई बाउंड्री नहीं डिसाइड थी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिसाइड थी। तो हम रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो ये हुआ कि चलो ऐसा करते हैं कि एटम चूंकि फ्री नहीं है, तो एटम जिस स्टेज में पाया जा रहा है उसमें हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो पता चला बॉन्डेड स्टेट में पाया जाता है। अब बॉन्डेड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड रेडियस भी अलग अलग तरह के है। पहला कोवेलेंट रेडियस आया, दूसरा आयोनिक कोवेलेंट रेडियस आया, मेटेलिक रेडियस आया, वेंडरवॉल रेडियस आया। वेंडरवॉल रेडियस बेसिकली इनर्ट गैसेस के लिए था। मेटेलिक रेडियस की अगर हम बात करें तो चूंकि जैसे मेटल का सपना था लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहने का, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो अगर मान लीजिए मेटल है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उनके आसपास कहा गया इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड बन जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होने की वजह से और उसमें छोटे रूप में क्या पाया जाएगा, M प्लस आयन पाया जाएगा, यानी मेटल प्लस आयन पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम एक तरबूज का अगर मॉडल समझे, वाटरमेलन मॉडल, अगर सी मॉडल अगर हम देखें तो जैसे कि उसके अंदर छोटा सा सीड है और पूरा रेड वाला जो पार्ट है अगर उसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लें और उसमें छोटा सा जो ब्लैक वाला पार्ट यानी सीड उसे हम मेटल माने, कुछ इसी तरीके से मेटेलिक बॉन्डिंग होती हुई नजर आती है। हमने कहा एक मेटल के न्यूक्लियस से दूसरे मेटल के न्यूक्लियस की जो दूरी है उसे डी कह दो। इस डी एम से लेके एम तक, यानी एम से लेके एम डैश, इनफैक्ट मैं कहूं तो एम बोले तो मेटल 1, एम डैश बोले तो दूसरा मेटल, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को डी, यानी कि डी एम से लेके एम डैश डिवाइडेड बाई 2 कर दो, हमें क्या पता चलेगा, रेडियस पता चलेगा। कौन सा रेडियस, मेटेलिक रेडियस। ऐसे ही हम आए कि जब 2 नॉन मेटल को पकड़ के आपस में ओवरलैपिंग करा दिया तो बनने वाले बॉन्ड का नाम था कोवेलेंट बॉन्ड, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक नॉन मेटल से दूसरे नॉन मेटल के जो न्यूक्लियस की दूरी थी उसको हमने कहा डी, और इसी डी को हमने हाफ कर दिया, हमें क्या निकल के मिल गया, रेडियस ऑफ कोवेलेंट या कोवेलेंट रेडियस। आर कोवेलेंट कह लीजिए या फिर कोवेलेंट रेडियस कह लीजिए। सच कहूं तो वेंडरवॉल रेडियस जो था ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स था, किसके बीच में, 2 इनर्ट नॉन मेटल के बीच में, या 2 नोबल गैसेस के बीच में, या 2 इनर्ट गैसेस के बीच में। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आर वेंडरवॉल जो था वो सबसे बड़ा था इन तीनों के कंपैरिजन में, देन आर मेटेलिक था, देन आर कोवेलेंट था। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक और रेडियस था आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बोले तो एक एटम के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और अगर एक न्यूट्रल एटम ले ले और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही रहे, तो कहीं ना कहीं उनका चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और प्रोटॉन का चार्ज अगर डोमिनेट करेगा तो उस एटम पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम कैटायन बोलेंगे। उस कैटायन के अंदर जब हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैटायनिक रेडियस, जो कि एटम के कंपैरिजन में छोटा होता है। एक न्यूट्रल एटम के, अपने न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में वो क्या होता है, छोटा होता है। वहीं उसी आइसोलेट, अगर मैं बात करूं उसी एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो एनायन बनाएगा, और वहां पे हम न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को देखेंगे तो हम उसे बोलेंगे क्या, एनायनिक रेडियस, जो कि न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में पड़ा आता है। ये कहानी थी एटॉमिक रेडियस की। इसके बाद हम आगे चले तो डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आई, जैसे कि जेड इफेक्टिव हमने अभी सुना, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस सुना। अब आई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया गया
और उसका जो सबसे बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन था, जो सबसे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, जिसमें न्यूक्लियस भयानक अट्रैक्शन लगा के बैठा हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना था। चूंकि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, यानी कि हमें एनर्जी देनी थी, हमें अट्रैक्शन लगाना था, ताकि उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ा जा सके। तो हमने कहा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरी थी उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकालने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर आइसोलेटेड गैसियस एटम में से वो आउटर मोस्ट शेल, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना था और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी थी। अगर वही एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में हमने दे दी तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी, वही अगर हमने हीट के फॉर्म में दिया तो हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी, वही हमने करंट के फॉर्म में दिया हमने कहा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीनों के केस में अलग अलग यूनिट निकल के आई। बात चलती है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एक ही मेटल को, एक ही एटम को, एक ही एलिमेंट को हमने पकड़ा और उसके अंदर से कॉन्टिन्यूअसली हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक पॉजिटिव आया उसके सर पे, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक पॉजिटिव चार्ज आया। कॉन्टिन्यूअसली एक ही एटम को पकड़ के हम उसके अंदर से कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकालते गए। I1 कभी I2 कभी I3, जो कि I3 ऑलवेज ग्रेटर था I2 से और I2 ऑलवेज ग्रेटर था I1 से। हमने कहा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ ऐसे फैक्टर जो कि इस आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कहें, या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहें, या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहें, जिनको अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि उनमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत तेज होगा। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना शायद कहीं हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के अगर अंदर हम बात करें, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे बात करता हूं वो जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था, उस पर जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता गया उसे निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यानी जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरा फैक्टर सिग्मा। सिग्मा यानी कि रिपल्शन। अगर रिपल्शन बढ़ रहा है यानी कि एटम के घर के अंदर ही कला चल रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना अब आसान हो सकता है। दुनिया मौका देख के फायदा उठाती है। सिग्मा अगर बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेल, ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी फिनोमेना है इसके अंदर कन्फ्यूग्रेशन का एक लोचा आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक होता है हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन और एक होता है नॉर्मल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। जैसे कि अगर हम बात करें P3 ले लिया और P4 ले लिया, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कहा जाता है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के अंदर। ग्रुप 15 में जो है NP3 कन्फ्यूग्रेशन है और ग्रुप 16 में NP4 कन्फ्यूग्रेशन है। ग्रुप 15 को एक बात बहुत तरीके से पता थी कि हम हाफ फील्ड है, और चूंकि हाफ फील्ड है तो हमारे अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिमेट्रिकल नेचर में लगेगा। अगर वो सिमेट्रिकल नेचर में लगेगा तो हम कहीं ना कहीं इनर्ट हैं, इनर्ट जैसे हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, और नॉन रिएक्टिव है तो हमें रिएक्टिव बनने का कोई शौक नहीं है। इसलिए जब NP3 और NP4 में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल और परेशानियां दोनों बढ़ जाएंगी NP3 से इलेक्ट्रॉन निकालने में, जबकि NP4 का इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगा NP4 से, वो अगेन NP3 बन जाएगा। अच्छा, NP3 बन जाएगा, उसके पास हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन आ जाएगा। लोग तो यही चाहते हैं कि उनके पास हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन आए या फिर उनके पास क्या आ जाए, फुल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन आ जाए। अब यहां पे NP4 तो तुरंत हाफ फील्ड बनने वाला है, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन जो NP3 ऑलरेडी है वो अपने हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन को छोड़ना नहीं चाहता है। दैट इज वाई ग्रुप 15 में अगर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड तक आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि NP3 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है NP4 से।
हालांकि ये इफेक्ट 5th और 6th में जाने के बाद से नहीं लगता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगला इफेक्ट जो था वो पेनिट्रेशन इफेक्ट था। वो अगला फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहा था, दैट वाज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली लगता कहां? मान लीजिए NS1 है और NP1 है, यानी शेल जो है हमने सेम मान रखा है, NN दोनों जगह मान रखा है। N की वैल्यू अगर आजू में 2 है तो बाजू में भी 2 है। अब चूंकि S के अंदर अगर मैं बात करूं, समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि NS2 है और NP1 है। अब NS2 क्या है? फुलफिल्ड है। वहीं NS1 और NP1 को आप देखेंगे तो यहां पे जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं तो NS2 तो क्या है? फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन कोई जल्दी देना नहीं चाहेगा। और NP1 को यह पता है कि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं NS2 बन जाऊंगा, तो वो तो तुरंत बनना चाहेगा। यानी कि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन NS2 और NP1 में जब कंपेयर करोगे तो NS2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आता है NP1 से, क्योंकि यहां पे क्या कन्फ्यूग्रेशन लग जाती है? हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन और फुल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन लग जाती है। ठीक NP3 और NP4 में जैसी लग रही थी, लेकिन ये महज और महज 2nd, 3rd और 4th तक लगता है, 5th और 6th के अंदर नहीं लगता है। अब कहानी को अगर आगे लेके चले तो हमें यह नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई खास अंतर नहीं होता है, साइन का अंतर होता है सिर्फ। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो डेल्टा Hg की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो डेल्टा Hg की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा है तो किसी को बाहर से एनर्जी मुझ पे नहीं लगानी पड़ेगी, मैं खुद एनर्जी रिलीज करूंगा। और मेरी अगर इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है तो ऑब्वियस है जबरदस्ती करके मुझे इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही होता है एटम के साथ, यानी कि डेल्टा Hg की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक बन जाएगा प्रोसेस। अगेन आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, अगेन उसका न्यूक्लियस है, अगेन उसका वैलेंस शेल है। बस इस बार फर्क इतना है कि वैलेंस शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और अगर वो नोबल गैस नहीं है, अगर वो नॉर्मल एटम है तो ऑब्वियस है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, और सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन बड़े राजी खुशी के साथ खाएंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव हुई, डेल्टा Hg की वैल्यू नेगेटिव हुई, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत की, आपको पता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगने लगेगा। उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, इसलिए डेल्टा Hg की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्लोरीन वो एलिमेंट है, क्लोरीन अगर मैं बात करूं हेलोजन फैमिली का वो एलिमेंट, या इनफैक्ट अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट, सबका कन्फ्यूग्रेशन NP5 है। इसलिए कहा जाता है हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg इन होल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनको पता है NP5 है, और NP5 से एक इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने खा लिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा Hg की वैल्यू नेगेटिव, तो वे NP6 बन जाएंगे। NP6 बोले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन आ जाएगा उनके पास। सच यही है कि हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg इन होल पीरियोडिक टेबल। अगर ये बात ऐसी है कुछ, क्योंकि वो नोबल गैस बन रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं नोबल गैस हैव हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Hg इन होल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो अगेन वही बात है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी, डेल्टा Hg की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर वहीं Z इफेक्टिव बढ़ा तो अगेन डेल्टा Hg की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर Z इफेक्टिव बढ़ा मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन बढ़ा मतलब आप इलेक्ट्रॉन अगर खिलाओगे तो बहुत तेजी से लेगा वो, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं अगर आप नंबर ऑफ शेल बड़ा कर रहे हो, मतलब साइज जैसे 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 करके बड़ी होती जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर कम होता गया, यानी कि अगर मैं बात करूं वो इलेक्ट्रॉन लेने से थोड़ा थोड़ा कतराने लगेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी।
वहीं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव पढ़ाया था तब तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ी थी, अगर अब मैं सिग्मा पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। यहां पे भी कंसेप्ट लगता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे हम P3 और P4 में पहले कंपेयर कर रहे थे, अब हम कंपेयर करने वाले हैं P3 और P2 में। क्यों? क्योंकि P2 को एक बार अगर मैं इलेक्ट्रॉन खिलाऊं और P3 को खिलाऊं, ठीक है, NP2 ले लिया, NP3 ले लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन खिलाऊं और शेल सेम है, NP3 जल्दी नहीं खाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। इसी तर्ज पे अगर मैं आपसे बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, इनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। लेस देन 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एकदम से नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू एकदम पॉजिटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। याद रखिएगा फॉस्फोरस और एएस के केस में ऐसा नहीं अप्लाई होगा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कन्फ्यूग्रेशन जरूर लगाएंगे, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन तक लगाएंगे और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में हम 4th पीरियड तक लगाएंगे, हम और नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी और नीचे जाने पे घटेगी। इसी तर्ज पे हम आगे चले तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस, या फिर यूं कहें एक एटम की औकात कि वो सामने वाले से कितना इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीते जमाने की बात है, ए और बी दोनों के दोनों एटम थे। एक ऐसे एटम जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी, सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। दोनों ने एक निश्चय लिया कि क्यों ना हम मॉलिक्यूल बन जाएं, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल बनेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, चूंकि स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी तो हमारी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी और एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। दोनों ने ये निश्चय लिया और दोनों एक दूसरे के करीब गए, उन्होंने बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के दौरान जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, जो मॉलिक्यूल बना, हमने उसे कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शुरू में तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में थे, लेकिन थोड़े समय बाद उन दोनों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, लेट सपोज दैट हमने कहा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, ए ने अपनी औकात दिखानी शुरू की और उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींच लिया। अच्छा, मुद्दे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने देखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमने देखा, वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए देखा। वो एक एनर्जेटिक टर्म्स थे, उनकी यूनिट थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बॉन्डेड एटम के लिए डिफाइन है। लेट्स से हमने कहा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो ए के सर पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और बी के सर पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आने लगा, आयनिक कैरेक्टर आने लगे, डाइपोल क्रिएट होने लगा, चार्ज तगड़ा आने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ने लगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, बॉन्ड की मजबूती भी बढ़ती है। बॉन्ड की मजबूती बढ़ती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वहां पे वाइब्रेशन बॉन्ड के बीच में कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहते हैं तो वाइब्रेशन कम होता है। उस कम वाइब्रेशन की वजह से वहां एसएचएम कम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कम होता है। वो कम सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से वहां पे लेंथ कम होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो घटती है। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी बॉन्ड की मजबूती होगी, और उतना ही लंबी उसकी बॉन्ड की क्या होगी, लेंथ होगी। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ा, लेट सपोज दो एलिमेंट के बीच में या दो एटम के बीच में या दो ग्रुप के बीच में, तो पार्शियलाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ेगा, चार्ज तगड़ा क्रिएट होगा। क्योंकि चार्ज तगड़ा क्रिएट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अच्छा लगेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी बोले तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो रिलीज्ड एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और वो एनर्जी जो उनको तोड़ने के लिए देनी पड़ती है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
यानी बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा? जब चार्ज ज्यादा। चार्ज कब ज्यादा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा? जब डेल्टा ईएन ज्यादा। या फिर ऐसे कहें, डेल्टा ईएन ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब रिलीज्ड एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड मजबूत, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ हो जाता है। अरे यही बात तो स्टीवेंसन शूमेकर लॉ के थ्रू हमें पता चला था कि अगर हमें किसी भी बॉन्ड की लेंथ बतानी है, मतलब रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी से हम नहीं बता सकते, उसमें -0.09 इंटू डेल्टा ईएन का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ईएन में चले तो पोलैरिटी के बारे में हमने जाना। हेनरी स्मिथ फॉर्मूला के थ्रू अगर हम बात करें 16 इंटू डेल्टा ईएन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का स्क्वायर, अगर मैं बात करूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हेनरी स्मिथ का दिया हुआ वो फॉर्मूला, उससे हमने वो सीखा। बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 स्केल आई, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, और अगर हम सच कहें तो अल्रेट रोचाव स्केल। पॉलिंग जो था उसने केवल और केवल कहा क्या? उसका कहना यह था कि XA/XB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा। बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए जिसे हम XA कह रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी जिसे हम XB कह रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा। डेल्टा बोले तो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। खैर उतनी गहराई में जाने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, वो टेबल हमें जरूर पता होनी चाहिए। वो टेबल बेसिकली अगर मैं बात करूं आयनिक रेजोनेंस एनर्जी तो एक वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी। थोड़ा सा हम आगे चले थे, हमने जाना था ये कि पॉलिंग ने कुछ डेटा दिया था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके अकॉर्डिंग 2.1 मानी थी, लिथियम की 1, और जैसे जैसे हम आगे चले गए थे बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की अगर हम बात करें तो 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 3, ऑक्सीजन की 3.5, और फ्लोरीन को कहा गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेताज बादशाह, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। वहीं ऊपर से नीचे जब हम आते हैं इन जनरल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है। तो अलोंग द पीरियड पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त हम ईएन को डोमिनेंट फैक्टर मानते हुए कंसीडर करते हैं, और वहीं अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप तो हम इस वक्त साइज को डोमिनेंट फैक्टर मानते हैं। सच कहूं तो हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 थी, और ऐसा माता रानी ने जिक्र भी किया है, लेकिन क्वाइट थोड़ा ज्यादा होता है फास्फोरस का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसीलिए अगर कभी सवाल ये बन जाए कि लीस्ट पोलर बॉन्ड among NH, PH, ASH, SBH, the most correct answer would be what? PH। क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की तो चूंकि नॉन मेटल है, एक अच्छे कहा जाता है घराने का एलिमेंट है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट ऑब्वियस उसकी ज्यादा होनी लाजमी है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अगली स्केल आई थी मुलिकन स्केल, उन्होंने कहा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी। इन्होंने सोचा कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में? इन्होंने इस तरीके से सोचा, इन्होंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से ना देना चाहे। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से ले, यानी कि जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा ना हो लेकिन सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा हो, डिवाइड बाई 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट इन्होंने सोचा। अल्रेड रोचाव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सोचने का तरीका उनका Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां पे ज्यादा होगा और रेडियस जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये कहानी आई। लेटर ऑन अगर हम और आगे चले कहानी के किरदार में, तो अर्हेनियस थ्योरी के बारे में हमें पता है कि अर्हेनियस कहता है एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो OH- देता है। इसी तर्ज पे आयनिक डिसोल्यूशन अगर हम बात करें कंपाउंड्स का, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। वो कैसे? चूंकि हमें पता है आयनिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। आयनिक डिसोल्यूशन का मतलब यह है कि आयनिक कंपाउंड को ले जाके अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि बहुत हाई होता है, जो कि एक स्पेशल पावर है पानी के पास आयनिक कंपाउंड को तोड़ने की, तो वो आराम से
उस लैटिस को ब्रेक कर देगा। वो लैटिस बोले तो आयनिक कंपाउंड लैटिस के फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। सच कहूं तो केटायन और एनायन जब मिलते हैं और जैसे ही मिलने के बाद वो टकराते हैं, टकराने के बाद जैसे ही वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, और बनने वाली चीज को हम कहते हैं लैटिस। इसी लैटिस को जब हम पानी में ले जाके डालते हैं तो वो लैटिस ब्रेक कर जाता है। वो लैटिस ब्रेक कर जाता है और अपने केटायन और एनायन में अलग हो जाता है। चूंकि पानी जो है खुद डाइपोल है, पानी के अंदर दो पोल खुद है, एक ऑक्सीजन पे जो पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है। वो केटायन वाले पार्ट को ऑक्सीजन के एंड से अटैक कर देता है और वहीं एनायन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन के एंड से अटैक कर देता है। इस समय इस केटायन और एनायन जो हैं, इनको पूरी तरीके से जो पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर चुके हैं और यहां पे भी एक एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी को हम नाम दे देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। किसी और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो जाए तो हम इसे कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिया हुआ खेल है। अब जैसे कि हम बात करें, हमने Li2O को ले लिया। लिथियम एक मेटल था, मेटल ने कहा कि सर पे पॉजिटिव चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज रख के काफी खुश रहूंगा। ऑक्सीजन ने कहा चलो ठीक है, मैं भी नॉन मेटल हूं, मुझे भी नेगेटिव रखने का काफी शौक है, मैं अपने सर पे नेगेटिव रख लेता हूं, और दोनों को पानी में उतार दिया गया। क्योंकि पानी के अंदर दो आयन खुद से पहले से थे, एक H+ और एक OH-। जब पानी खुद टूटेगा तो H+ और OH- जनरेट करेगा। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के सर पे पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए उसके पास पानी का OH- वाला पार्ट चला गया। और वहीं अगर ऑक्सीजन वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके पास H+ चला गया। तो इन लोगों ने बनाया LiOH प्लस क्या बनाया H2O। अब LiOH के अंदर अगर हम देखें, LiO एक बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H+ देता है उसे हम एसिड कहते हैं और जो OH- देता है उसे हम बेस कहते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सच कही जाए तो 2.1 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे लगभग 1.4 का डेल्टा ईएन आएगा। वहीं लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। इनके बीच में डेल्टा ईएन निकाले 2.5 आएगा। और आपको पता है डेल्टा ईएन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड वहीं से टूटेगा। LiO बॉन्ड के अंदर जब हमने देखा तो डेल्टा ईएन की वैल्यू लगभग कितनी आ रही थी, लगभग 2.5 आ रही थी। तो Li ने यह निर्णय लिया कि हम प्लस बनेंगे और OH कहा ठीक है, मैं OH- बन के रवाना होने के लिए तैयार हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। और यहां से अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसे बेस कह दिया। वहीं अगर कोई एक ऐसा होता जहां पे OH बॉन्ड टूट रहा होता, जहां H+ निकल रहा होता, हम उसे कहते एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक चर्चा करूं तो ClOH का, ClOH के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। डिफरेंस कितने का है? 0.5 का। वहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेक करो तो उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1.4। और अगर वो 1.4 का डिफरेंस आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा ईएन इस बार OH के खेमे में गया है, H+ रिलीज करेगा और एसिड हम कहेंगे अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो OH- देता है। और सच कहें तो ये आयनिक डिसोल्यूशन था किसका? आयनिक कंपाउंड का, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इसे हम कहेंगे, या फिर आयनिक डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स बोलेंगे। ये सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही चल रहा था। ये सारे मोहजाल जो बन रहे हैं, जो बुने जा रहे हैं, ये केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही बुने जा रहे हैं। इसी तर्ज पे अगर हम बात करें तो परसेंटेज कैरेक्टर एक और एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। खैर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेफिनेटली ईएन बढ़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो ईएन है वो ऑब्वियस है बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जब आपका खुद आपके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा तब आप किसी और के शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे। तीसरी बात, अगर सिग्मा बढ़ा तो वही बात है रिपल्शन बढ़ा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ने से ईएन बढ़ रहा है यानी सिग्मा के बढ़ने से ईएन जो होगा वो कम होगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का होल्ड उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पे नहीं रह पाएगा, और अगर उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पे वो नहीं रह पाएगा यानी कि वो दूसरे से क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी।
परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा तो ईएन बढ़ता है। ये कहानी पीरियोडिक टेबल की थी, जुबानी हाल फिलहाल मेरी थी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पूरी तरीके से सुनने में मजा आया होगा। आपने बड़े गौर से इन सारी बातों पे बड़ी गहराई से सुना होगा। चंद बातें हैं जो आपको लिखने में भी आई होंगी, आपने लिखा भी होगा। चलिए इसी के साथ आज मैं इस कहानी का यहीं पे पूर्ण विराम लगाता हूं। थैंक यू वेरी मच।